वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई पाठ 10 बूढ़ी काकी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी और यहाँ पर एक छोटी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। इस पाठ को मैंने दो भागों में विभाजित किया है, तो आज हम शुरुआत करेंगे इस पाठ के भाग 1 से। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद, जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी प्रमुख कृतियों के नाम दिए गए हैं। इनका जन्म हुआ है सन 1880 में वाराणसी के एक छोटे से गांव लम्ही ग्राम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपन्यास के अलावा इन्होंने कहानियां लिखी है। लगभग 300 कहानियां इनके मानसरोवर जो एक पुस्तक है उसमें है, और ये एक विशाल संग्रह है जो 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा इन्होंने कई नाटक लिखे हैं और निबंध लिखे हैं। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध निबंध और नाटकों के नाम आपके सामने प्रस्तुत है। और यहाँ पर इनका जो श्रेष्ठ उपन्यास गोदान। बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके जो उपन्यास थे उनकी कहानियों पर फिल्म भी बन चुकी है, जैसे कि निर्मला और गबन और गोदान। इन सब उपन्यासों पर कई फिल्में भी बन चुकी है, कई भाषाओं में, हिंदी भाषा में भी। बच्चों, इनका मूल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव और प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। और जो यहाँ पर इन्होंने उपन्यास क्षेत्र में इन्होंने जो प्राप्ति पाई है, उपलब्धियां पाई है और योगदान जो दिया है, इसकी वजह से ये प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। बच्चों, तो ये एक बहुत बड़ी उपाधि। तो आइए हम देखते हैं कि इनके बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में परिचय दिया गया है। इनके जन्म के बारे में मैंने आपको बताया है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य के, खास करके गद्य साहित्य के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यहाँ पर बताया गया इनकी कहानियों में, उपन्यासों में जो शोषित किसान, मजदूर और स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण होता है। बच्चों, यहाँ पर एक सजीव चित्रण आपको दिखने को मिलेगा। जब आप इनकी कहानियां पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय क्या परिस्थिति थी किसानों की, मजदूरों की, और किस प्रकार से जो धनी वर्ग होते थे, किस प्रकार से वो शोषण करते थे मजदूरों और किसानों का, और किस प्रकार से घरों में स्त्रियों के अधिकारों का हनन होता था। तो ये इनकी कहानियों में और उपन्यासों में बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने उन सब चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, इस कहानी में लेखक प्रेमचंद जी ने हमारे सामने जो समाज में हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं और हम जाने अनजाने में उनका तिरस्कार करते हैं और कभी कभी हम उनके साथ में बहुत अत्याचार करते हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। यहाँ पर इस कहानी में वो बूढ़ी काकी जो प्रमुख पात्र है, उसके माध्यम से हमारे सामने उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने की भावना को प्रस्तुत किया है। वो चाहते हैं कि बुजुर्गों को उसी तरह का सम्मान मिलना चाहिए जैसे घर के बाकी सदस्यों को मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने आदर भाव का एक भावना प्रकट करने के लिए समाज में लोगों को एक संदेश दिया है। तो आइए यहाँ पर हम कहानी की शुरुआत करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बचपन में किस प्रकार से एक बच्चों को हम चॉकलेट, टॉफी या आइसक्रीम देकर के उन्हें हमेशा कोई ना कोई अच्छी चीजें खिलाते हैं, उसी तरह से जब बुढ़ापा आ जाता है, सारी शक्तियां खत्म हो जाती है शरीर की, तो सिर्फ जो बूढ़े लोग होते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने की जिद करते हैं। यहाँ पर बूढ़ी काकी के बारे में वो कहते हैं कि बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और उनकी कोई कामना नहीं थी। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं था उनके पास। जब उनको अपनी ओर किसी को आकर्षित करना रहता था तो वो रोने लगती थी। समस्त इंद्रियां
नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। आंखों से कम दिखाई देता था, हाथ और पैरों में शक्ति नहीं थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, या भोजन का समय टल जाता, या उसका परिमाण पूर्ण ना होता, तो बाजार से कोई वस्तु नहीं आती तो वो रोने लगती। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बूढ़ी काकी किस प्रकार से फूट फूट कर रोने लगती थी। अगर उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता था या बाजार से कोई वस्तु नहीं आती थी तो वो बहुत ही फूट फूट कर रोने लगती थी, जोर जोर से रोने लगती थी। बूढ़ी काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कूली ढीपों के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम बुद्धिराम था और उनकी पत्नी का नाम था रूपा। बच्चों, बूढ़ी काकी के भतीजे ने जो उनसे वादे किए थे लंबे चौड़े, वो सारे वादे उनके पूरी तरह से खोखले निकले। बल्कि उन्होंने धोखे से जो संपत्ति हड़पी थी उससे उन्हें 150 से 200 रुपए तक की कमाई होती थी। उसके बावजूद वो बूढ़ी काकी को पेट भर के भोजन भी नहीं देते थे। तो यहाँ पर ये हमें बताया गया है। बूढ़ी काकी को भोजन बड़ी कठिनाई से मिलता था। उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उसमें उनकी पत्नी श्रीमती रूपा का अपराध था, यह चीज वो समझ नहीं पाती थी। बुद्धिराम का स्वभाव बहुत ही सज्जन था, जब तक उनके खजाने पर किसी की नजर ना जाए। रूपा स्वभाव से तेज थी, पर वो ईश्वर से डरती थी। इसलिए बूढ़ी काकी को रूपा की तीव्रता की बजाय बुद्धिराम की भलमन साहत का अर्थ है बच्चों, जो वो दिखावा करते थे, सज्जनता का ढोंग करते थे, उस पर उन्हें ज्यादा क्रोध आता था। बच्चों, बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। वो ये चीज अच्छी तरह से जानते थे कि जिसकी वजह से मैं संपत्ति का मालिक बन बैठा हूँ, उसके साथ मैं किस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूँ। अब उसके बाद काकी के साथ बुद्धिराम के जो बच्चे थे वो काकी को बहुत सताते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे ज्यादातर बूढ़े लोगों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। मगर जब उन्होंने देखा उनके माता पिता का स्वभाव और माता पिता का व्यवहार किस प्रकार से है बूढ़ी काकी के साथ, तो वो भी काकी को परेशान करते थे। जैसे कि कोई चुटकी काट लेता था तो कभी पानी पी करके उनके पर पानी थूक देना, कुल्ली कर देना, इस प्रकार से वे काकी को सताते थे। और काकी इस वजह से रोती थी और गुस्से में आकर के बच्चों को गालियां देने लगती थी। जब काकी को बच्चे इस प्रकार से सताते थे और वो गुस्से में आके गालियां दे देती थी बच्चों को, तो उस वक्त रूपा आ जाती थी, घटनास्थल पर पहुंच जाती थी। और काकी रूपा से डरती है, इसलिए वो कभी कभी अपनी जो कटार शब्द होते थे, जो गालियां होती थी, वो उसका प्रयोग कभी कभार ही करती थी। तो यहाँ पर मैंने भला मानुस, कृपाण और विद्वेष इन शब्दों का अर्थ बताया बच्चों, इसे ध्यान से देख लीजिए। संपूर्ण परिवार में अगर काकी से जो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसको सबसे ज्यादा अनुराग था, वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई, चबैना मतलब लाई चना, जो कुछ भी वो पाती थी वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। इस प्रकार से वह काकी की अपनी तरफ से रक्षा करती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक था। उनकी सगाई थी, इसकी वजह से बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चे झुंड में आकर के उस गाने को ध्यान से सुन रहे थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। तो तिलक समारोह में आने वाले मेहमानों के बीच में जो नवयुवक आए थे, जो पढ़े लिखे नवयुवक थे, वो उदासीन थे, नाराज थे, क्योंकि वो गवार मंडली में जो वहां पे अनपढ़ लोग थे उनके बीच बोलना वो अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे, मतलब अपने विपरीत समझते थे। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिराम के बड़े बेटे की शादी की खुशी में वो तिलक समारोह मनाया जा रहा था और इसी उत्सव को मनाने के लिए घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध कर रही थी
और भी अन्य चीजों में वो व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी बन रही थी। इस प्रकार से घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। शुद्धावर्धक का अर्थ होता है जिसकी सुगंध से और भी तेज हमें भूख लग जाए। जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ाई जा रही थी, पकवान बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी काकी शोक में विचार की भांति अपने कोठरी में बैठी हुई बेचैन हो रही थी, और उन्हें जो सुगंध आ रही थी उससे वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। वो बहुत लालायित हो रही थी कि ये सारी सुगंध जो अच्छे अच्छे खाने बनने की आ रही है, ये मुझे खाने को कब मिलेगा। वे मन में सोचती है कि आह कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियां ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भागे कहाँ की भरपूर पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बाहर जो पकवान बन रहे थे उनकी शुद्धावर्धक सुगंध से वे अपने आप को रोक नहीं सकी। बूढ़ी काकी मन में सोचने लगी कि फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, पर जो बगीचे में फूलों की सुगंध होती है उसका आनंद लेना अलग ही बात होता है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई उस कड़ा के पास आ पहुंची जहां पर पकवान बन रहे थे, पूड़ियां छन रही थी और अन्य प्रकार की तैयारियां हो रही थी। इस उत्सव में जो सबसे ज्यादा कार्य कर रहा था वो थी रूपा। रूपा के कंधों पे ज्यादा भार था, इसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। कभी वो कोठे पे जाती, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी कोई कहता महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, कभी कोई कहता है कि खाना बनाने में और कितना विलंब है, कभी कोई ढोल मंजीरा मांगता। इस प्रकार से वो बहुत ज्यादा व्याकुल थी और परेशान थी। उसे डर था कि कहीं स्त्री उसे यह ना कह दे कि वो उबल पड़ी या गुस्से में आ गई है काम करते करते, इसलिए वह स्वयं को संभाल रही थी। प्यास से उसका कंठ सूखा जा रहा था क्योंकि गर्मी अत्यधिक पड़ रही थी। रूपा इतने काम में संलग्न थी कि उसे अवकाश नहीं था कि जरा सा वह पानी पी ले या पंखा लेकर चले। यह भी उसे लग रहा था कि अगर मैं जरा सा भी नजर हटा दूंगी तो चीजों की लूट मच जाएगी। और इस अवस्था में उसने जब बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो वह और भी गुस्सा गई। उसने अपने क्रोध को रोक ना पाई और वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या तुम्हारा दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। इस प्रकार रूपा ने बूढ़ी काकी को बहुत सारी डांट फटकार लगाई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी। वह सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर उन्हें दुख होने लगा। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन नहीं कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैंने सबके सामने इस प्रकार का कैसे काम कर दिया। अब जब तक कोई नहीं बुलाएगा तब तक मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। बूढ़ी काकी कमरे में प्रतीक्षा करने लगी। वह एक गीत गाने लगी, गुनगुनाने लगी। एक एक पल उनके लिए एक एक युग के समान था। उन्हें लगा कि अब तो मेहमान चले गए होंगे, काफी देर हो गई है। अब उन्हें बाहर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। वह रूपा के बारे में सोचने लगी कि रूपा तो चिढ़ जाएगी। वो तो सोचेगी कि क्या ये कोई मेहमान है जो मैंने बुलाने जाऊं। अब वो चलने की तैयारी में उन्होंने चलने का निश्चय कर लिया था और बार बार उनके सामने वही मसालेदार पूड़ियाँ तरकारियाँ सामने आ रही थी, जिसकी वजह से उनकी स्वादेंद्रियाँ उन्हें गुदगुदाने लगी थी। बूढ़ी काकी मन में तरह तरह के मंसूबे बांधने लगी। उन्होंने सोचा कि पहले मैं तरकारी के साथ पूड़ियाँ खाऊंगी, उसके बाद दही और शक्कर के साथ, कचौड़ी या रायते के साथ मजेदार खाऊंगी। कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। बच्चों, मंसूबे का अर्थ होता है कल्पना करना। इस तरह से वो कल्पना करने लगी
वे विचार करने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पेट भर के खाना खाऊंगी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। क्या ये रोज रोज थोड़ी ना पुड़िया घर पे बनेंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें मैं भीतर रख लेता। इसी बीच कुछ लोग ने देखा कि एक बूढ़ी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची है। इसकी वजह से कई आदमी उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, ये कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपनी किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धिराम ने काकी का गला पकड़ लिया और उन्हें कोठरी में धम से पटक दिया। इस प्रकार बूढ़ी काकी की आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। तो बच्चों, यहाँ पर भाग 1 की समाप्ति होती है और इस कहानी को हम फिर से आरंभ करेंगे भाग 2 में। अब बढ़ते हैं हम स्वाध्याय की तरफ। यहाँ पर स्वाध्याय में पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। स्वभाव के आधार पर आपको पात्रों के नाम लिखने हैं। क्रोधी, लालची, शरारती और स्नेहिल, ये स्वभाव है और इसके मुताबिक पात्रों के नाम इस प्रकार है आपके सामने। क्रोधी रूपा, लालची बुद्धिराम, शरारती लड़के, स्नेहिल लाडली। दूसरा प्रश्न आपके सामने, कृति पूर्ण कीजिए। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन। कौन से ऐसे व्यंजन थे जो बूढ़ी काकी को ललचाते थे? पूड़िया, मसालेदार तरकारियां, दही और शक्कर, रायता, कचौड़ी। अगली कृति आपके सामने, परिच्छेद में आई अवस्थाओं के नाम। मनुष्य की अवस्थाएं जो होती है बुढ़ापा, बचपन, तरुण, ये 3 अवस्थाएं आपके सामने परिच्छेद में आई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कारण लिखिए। बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी, इसका क्या कारण था? उत्तर है, उनके पतिदेव और बेटों की मृत्यु हो चुकी थी, एक भतीजे के सिवाय उनका और कोई नहीं था। इस कारण बूढ़ी काकी ने बुद्धिराम के नाम सारी संपत्ति लिख दी थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ मुहावरे दिए गए। पहला है उबल पड़ना, अर्थ है गुस्सा आना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में कम अंक आने से पिताजी रमेश पर उबल पड़े। दूसरा है कलेजे में हुक उठना, जिसका अर्थ है मन में वेदना उत्पन्न होना। वाक्य प्रयोग, बेसहारा लोगों को देखकर मेरे कलेजे में हुक उठने लगी। तीसरा है मंसूबे बांधना, अर्थ है कल्पना करना। मीना बहन की शादी में कई तरह के काम करने के मंसूबे बांधने लगी। अगला प्रश्न है आपके सामने सौमत अभिव्यक्ति का। यहाँ पर आपको ये होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, गृह कार्य के रूप में। प्रश्न है, बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। आपको बताना है कि आपके घर में या फिर आस पड़ोस में जो बुजुर्ग होते हैं या फिर कहीं पे भी जो बुजुर्ग होते हैं उनको आदर सम्मान मिलना ही चाहिए, दया के नहीं, बल्कि वो उनका अधिकार है। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। सम्मत अभिव्यक्ति का प्रश्न आपको करना है। बच्चों, बूढ़ी काकी भाग 1 यहाँ पर समाप्त होता है। उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इस कहानी की समाप्ति का भाग 2, उसका वीडियो मैं आपके सामने कुछ दिनों में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।